नमस्ते बच्चों। अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 12th के छात्र हैं और 2027 के बोर्ड एग्ज़ाम में इंग्लिश में 90 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आपकी रेनबो पार्ट 2 किताब का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिनके लेखक महात्मा गांधी है। इस चैप्टर का हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आज इस पार्ट 1 के लेक्चर में हम पैराग्राफ 1 से लेके 4 तक लाइन बाय लाइन बिल्कुल आसान हिंदी में अर्थ समझेंगे। हर एक कठिन शब्द का मतलब जानेंगे। अगर आपने लेखक परिचय का वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर पहले वो वीडियो देख कर आएँ, उसके बाद ये वीडियो देखें। अगर आप चाहे तो इस वीडियो को भी पहले देख सकते हैं, बाद में जाकर उस वीडियो को देखें। तो चलिए इस शानदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने ऑथर्स इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। ये पूरा का पूरा ऑथर्स इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया नहीं था, लेकिन मैंने इस पूरे जो सीरीज़ है इसको 4 हिस्सों में बांटा है। हर एक सेक्शन लगभग 4 स्लाइड्स का होगा और आप देख सकते हैं कि सब में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई है। सबसे पहला पार्ट जो कि आज का वीडियो है उसमें उसमें जो है गांधी जी भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज इन 4 पैराग्राफों को पढ़ेंगे और इससे जुड़े जो है हम बुलेट पॉइंट्स जो है इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो पैराग्राफ रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। मैं यह मानता हूँ कि जिस तरह की सभ्यता भारत ने विकसित की है उसे दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाय आवर एंसेस्टर्स। हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता की बीज बोई है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। रोम वेंट, ग्रीस शेयर्ड द सेम फेट। रोम की सभ्यता उजड़ गई, ग्रीस की सभ्यता का भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ फेरोन्स वॉज ब्रोकन। फेरोन यानी कि इजिप्ट की सभ्यता का जो ताकत है वो भी टूटा। जापान हैज़ बिकेम वेस्टर्नाइज्ड। जापान की जो सभ्यता है वो धीरे धीरे जो है हल्की पड़ते जा रही है और वहाँ पर पश्चिमी सभ्यता का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सेड। किंतु चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि चाइना के बारे में जानकारी नहीं है। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भारत अभी भी बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा है। सम हाउ और अदर साउंड एट द फाउंडेशन। किसी प्रकार से वो अभी भी अपने नींव में बहुत ही मजबूत है। भारत की सभ्यता की नींव बहुत ही मजबूत है। आगे लिखते हैं गांधी जी, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ मैन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी। गांधी जी कहते हैं जो ग्रीस और रोम जैसे सभ्यता जो अब बचे ही नहीं हैं वो कब का ख़त्म हो गए हैं। उनके ख़त्म हुए लगभग 1000 साल हो चुके हैं। ऐसी सभ्यताएं ख़त्म हुए। उन सभ्यताओं के समय में जो लेखक हुआ करते थे उन लेखकों की किताबें पढ़कर आज के यूरोप के लोग सीख लेते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम द यूरोपियंस इमेजिन दे विल अवॉइड द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन। वो उन ग्रीस और रोम के लेखक को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इन लेखकों को पढ़ेंगे तो इन सभ्यताओं से जो गलती हुई जिसके कारण इनका विनाश हुआ उन गलतियों से वो बच सकते हैं। यूरोप के लोगों की इतनी दयनीय हालत है कि उनके पास खुद की कोई लिटरेचर नहीं है, खुद का कोई साहित्य नहीं है। वो दूसरे पुराने सभ्यता के साहित्य को पढ़ने के लिए मजबूर है।
जैसे कि रोम और ग्रीस के साहित्य। तो ये पहला पैराग्राफ में गांधी जी हमें बताते हैं कि उनका भारत का जो सभ्यता है, नाम मैंने क्या बताया था पहला सेक्शन का, ध्यान से पढ़िए, भारतीय सभ्यता की नींव। तो हम लोग पहला से चौथा पैराग्राफ में भारतीय सभ्यता की नींव के बारे में समझ रहे हैं। तो अभी पहले पैराग्राफ में गांधी जी बता रहे हैं कि भारत की सभ्यता की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है। दुनिया में कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जो खत्म नहीं हुई। उन्होंने उदाहरण दिया, ग्रीस की सभ्यता, रोम की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, तीनों खत्म हो गई। जापान की सभ्यता धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे भी कम्युनिज्म के कारण वहाँ की सभ्यता खत्म होते जा रही है। पर इन सभी के बावजूद किसी प्रकार से भारत की जो सभ्यता है वो अभी भी, उसकी नींव इतनी मजबूत है कि उसे कोई उखाड़ नहीं पा रहा है, वो सभ्यता खत्म नहीं हो पा रही है। ऐसा क्यों है वो अगले पैराग्राफ में डिस्कस होगा। उससे पहले गांधी जी कहते हैं कि यूरोप के लोग जो सभ्यता की बात करते हैं उनके पास खुद की कोई सभ्यता नहीं है। वो रोम की सभ्यता और ग्रीस की सभ्यता से सीख को मिलाकर खुद की एक सभ्यता बनाए हैं। उनके पास खुद का साहित्य, खुद की किताब, खुद की कहानियां हैं ही नहीं। वो रोम और ग्रीस के लेखकों के द्वारा लिखे गए किताबों से पढ़ते हैं। जैसे हिंदुस्तान के लोग, भारत के लोग, उनके पास खुद का साहित्य है। पुराना महाभारत है, रामायण है, रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, और भी कई सारे हैं। जैसे तुलसीदास के कई हैं, कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम है। अभी हमारे पास खुद के प्रेमचंद, मतलब कि हमारे पास खुद की कविताएं, खुद की कहानियां हैं। लेकिन यूरोप के लोगों के पास ना खुद की कहानियां हैं, ना खुद की कविताएं हैं। उनके पास खुद की सभ्यता है ही नहीं। वो जो है अपनी कहानियां और कविताएं कहाँ से लाते हैं? ग्रीस और रोम की सभ्यताओं से, जो कि हजार साल पहले खत्म हो गए थे। और इन सभी सभ्यताओं, इन सभी लेखकों को पढ़ते हैं वो किस लिए है? ताकि जो है इन सभ्यताओं के द्वारा जो गलतियां हुई, जिनके कारण ये सभ्यताएं खत्म हुई, वो यूरोप के लोग दोहराने से बचे। ये इनका दयनीय स्थितियों को समझाता है कि उनके पास खुद का कोई इतिहास नहीं है। ऐसा इनका दयनीय स्थिति है। किंतु भारत ऐसा देश है जिसके पास खुद का इतिहास है, खुद का संस्कृति है। अगले पैराग्राफ में लिखते हैं गांधी जी, इन द मिडस्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो गांधी जी कहते हैं इन सभी के बीच में, इतने सारे सभ्यताओं के उजड़ने के बीच में भारत अडिग रहा। फेरोन्स चले गए, रोम चला गया, ग्रीस चला गया, जापान का भी बुरा हाल है, चीन का भी बुरा हाल है। किंतु भारत की जो सभ्यता है, भारत की पुरानी संस्कृति है, वो अभी भी अडिग है। और यही जो है हमारे भारत की प्रतिष्ठा की गवाही देता है कि भारत की सभ्यता कितनी मजबूत है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टॉलिड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस। देखिए बच्चों, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो वो केवल हमारे व्यापार और राजनीति पर ही गुलामी नहीं चाहते थे, वो हमारे जीवन शैली को भी गुलाम बनाना चाहते थे खुद का, ताकि हम उनके मानसिक गुलाम भी हो जाए। तो मानसिक गुलाम बनाने के लिए सबसे पहला जो विधि होता है वो ये होता है कि जिस आदमी को आपको गुलाम बनाना है उस आदमी को आप नीचा दिखाइए, इतना नीचा दिखाइए कि उसे खुद से घृणा होने लगे। और जब वो खुद को नीचा समझने लगेगा तो वो आपको कॉपी करने लगेगा, आपके स्टाइल को कॉपी करने लगेगा, इस सोच में कि मेरा समाज में स्टैंडर्ड ऊपर हो। तो वही ये जो है नीचा दिखाते हुए अंग्रेज लोग या फिर बाकी पश्चिमी सभ्यता के लोग भारत को कहते थे कि भारत के लोग जो है वो असभ्य हैं, इनके पास कोई
मैनर्स नहीं है भारत के लोगों के पास। इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब अज्ञानी, इनके पास बुद्धि नहीं है, इनके पास ज्ञान नहीं है, इनके पास विज्ञान नहीं है। एंड स्टॉलिड, स्टॉलिड मतलब कि ये आलसी है, इनसे काम नहीं होता है। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंजेस, इनको किसी भी नई चीज़ों को सिखाना, मशीनों का उपयोग सिखाना या फिर कोई नई आविष्कार, नई चीज़ों के प्रति इनके अंदर बदलाव लाना बहुत ही मुश्किल है और नामुमकिन के बराबर है। एकदम ढीठ लोग हैं भारत के, ऐसा कहा जाता था। तो गांधी कहते हैं कि ये सब जो भारत के लोगों के बारे में कहा जाता है, ये एक झूठा आरोप है, झूठा आरोप है और एक हमला है भारत के ऊपर। ऐसा भारत के लोग नहीं हैं। अगर जिस देश की सभ्यता इतनी पुरानी है कि कई सभ्यताओं को उजड़ते हुए देखा है लेकिन ये अभी तक अडिग है, उस देश के लोग असभ्य, अज्ञानी और सुस्त कैसे हो सकते हैं? ये भी यही बात जो है गांधी जी कहते हैं। अब आगे गांधी जी लिखते हैं, इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट, ये हमारे जो योग्यता है उसके खिलाफ हमला है। ब्रिटिश या फिर जो भी लोग ये ऐसी बातें करते हैं, वो हमारी संस्कृति को, हमारे लोगों को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करके हमारे संस्कृति पर हमला करते हैं। What we have tested and found true on the anvil of experience, we dare not to change। अब गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता ने कई तरह की चीज़ों को देखा है और कई तरह के अनुभवों को झेला है। इन अनुभवों के आधार पर हमने ये पाया कि हमारी जो सभ्यता है वो हमारे लिए बिल्कुल सही है और हमें जो है बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। Many thrust their advice upon India and she remains steady। कई लोग जो हैं अपने सुझाव, अपने तौर तरीके भारत के लोगों पर थोपते हैं। जैसे अंग्रेज लोग भारतीयों पर थोपते थे कि आप हाथों से खाना खाते हैं, ये गंदा है, आपको चम्मचों से खाना चाहिए। बाहर के लोग बोलते थे कि आप मूर्ति की पूजा करते हैं, ये अंधविश्वास है, आपको नहीं करनी चाहिए। और ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। तो आपको बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है इस चीज़ों को समझने के लिए। अंग्रेज़ लोग भारतीयों को बहुत ही बुरी तरीके से निर्लज्जित करते थे। तो उसी का जवाब देते हुए गांधी जी कहते हैं कि कई लोग जो है भारत को जो है अपना सुझाव, अपना जो है थोपते हैं भारत के ऊपर, पर फिर भी भारत अडिग रहती है। एंड शी रिमेन्स स्टडी, फिर भी भारत जो है अपने आप को संभालती है और इन सभी चीज़ों से प्रभावित नहीं होती है, अपनी सभ्यता को बचा कर रखती है। दिस इज़ हर ब्यूटी, इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप। यही इसकी खूबसूरती है। किसकी खूबसूरती? भारत की। आप कभी भी कोई भी लिटरेचर में देखिएगा भारत के संदर्भ में, तो भारत को स्त्रीलिंग के रूप में दिखाया जाता है, फीमेल के रूप में। इसीलिए भारत, हर यहाँ पे जहाँ भी लिखा है तो हर जो है वो किसके बारे में कहा गया है? भारत माता के बारे में। तो दिस इज हर ब्यूटी, ये उसकी सुंदरता है। किसकी? भारत माता की। ये भारत माता की सुंदरता है। इट इज़ द शीट एंकर ऑफ आवर होप, और यही जो स्वभाव है भारत माँ का, यही हमारे आशा की किरण है, हमारी आशा का सहारा है। किस तरह का व्यवहार? कि चाहे लोग कितना भी हमारे ऊपर हमला करे, हमारे सभ्यता पर हमला करे, लेकिन हम अपने आप को बचा कर रखे, हमारी सभ्यता को बचा कर रखते हैं। इसी तरह यही व्यवहार जो है, इसी तरह का व्यवहार जो है वो आशा की किरण है और यही भारत माता की सुंदरता है। आगे गांधी जी लिखते हैं, सिविलाइजेशन इज दैट द मोड ऑफ कंडक्ट which points out to the man the path of duty, performance of duty and observance of morality are convertible terms। अब ये वाला जो पैराग्राफ है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के वीडियो में, इसको आराम से समझिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझाना है मुझे, इसमें थोड़ा वर्ड आपको एक एक करके समझाऊंगा, तो इसको थोड़ा आराम से सुनिएगा। सबसे पहला शब्द है
मोड ऑफ कंडक्ट। मोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या होता है? मोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि समाज में रहने के कुछ तौर तरीके होते हैं जो कि किसी किताब में लिखे नहीं होते हैं, किसी कागज में कोई नियम कानून की किताब में लिखे नहीं होते हैं, लेकिन सब लोग उसका पालन करते हैं। उसी को मोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। समाज में रहने का उसी को मोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। जैसे कि कुछ सामाजिक नियम आप जानते होंगे क्या, कि जब भी आपके घर में शादी होती है तो आप अपने गोतिया नैया और पड़ोसियों को न्योता भेजते हैं, शादी का कार्ड भेजते हैं। ऐसा कोई कानून की किताब में तो नियम लिखा नहीं है कि आपको भेजना ही भेजना है, लेकिन किंतु आप भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मोड ऑफ कंडक्ट है। फिर और समझिए कि जब भी आपके यहाँ बर्थडे होती है तो आप लोगों को बुलाते हैं। कहीं नियम में तो लिखा नहीं आप अकेले भी बर्थडे मना सकते हैं, लेकिन आप क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो एक मोड ऑफ कंडक्ट है। जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा देने जाने से पहले अपने माँ बाप का पैर छूते हैं, अपने दादा दादी का पैर छूते हैं, चाचा चाची का पैर छूते हैं, घर में जितने भी बड़े हैं सबका पैर छू के जाते हैं। क्यों जाते हैं? कोई कानून की किताब में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये एक मोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि एक आचार संहिता है कि लोगों को इस तरह से आचरण करना चाहिए। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय सुबह सुबह जब भी कोई टीचर दिखते हैं, कोई भी शिक्षक दिखते हैं, तो सबसे पहले हम उनसे बोलते हैं गुड मॉर्निंग। ऐसा तो कहीं किताबों में लिखा, ऐसा कहीं नियम कानून की किताबों में तो नहीं लिखा है कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना ही बोलना है, लेकिन क्यों बोलते? क्योंकि वो एक आचार है, वो एक मोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये हुआ इस मोड ऑफ कंडक्ट शब्द का मतलब। अब समझिए द पाथ ऑफ ड्यूटी। पाथ ऑफ ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य पथ। मान लीजिए कि आप एक शिक्षक हैं। अब आप एक शिक्षक हैं तो आपका काम है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ताकि बच्चों को समझ आ सके, बड़े होकर कुछ अच्छा बन सके, नौकरी ले सके और अपना जीवन सुधार सके और देश के लिए भी हित में काम आ सके। तो इन सभी चीज़ों को करने के लिए शिक्षकों को कई चीज़ें करनी पड़ती है। शिक्षकों को अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए पहले जो भी वो पढ़ा रहे होते हैं उनको खुद समझना होता है, फिर उनके बारे में नोट्स बनाना होता है, फिर उसके बारे में क्वेश्चंस बनाने होते हैं, और उसके बाद फिर जाकर लेक्चर में वो पढ़ाते हैं। लेक्चर पढ़ाने के बाद फिर वो डाउट्स लेते हैं बच्चों का। तो ये जो अपना कर्तव्य है, ये पूरा कर्तव्य निभाने की जो विधि है, इस पूरी विधि को पाथ ऑफ ड्यूटी कहते हैं। अब आगे लिखा है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य निभाना, वादा निभाना। ठीक है, कोई शिक्षक यदि आपको अच्छे से पढ़ा दे रहा है तो वो उसकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी है। अब आगे लिखा है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी। ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी मतलब होता है मर्यादा का पालन करना। मर्यादा का पालन करना क्या है? अब समाज में कई ऐसे नियम हैं जो आपको माननी होती है। जैसे आप कहीं मेला में जाते हैं या फिर किसी मंदिर में जाते हैं तो अपने आप देखते होंगे कि महिला और पुरुष की दो अलग अलग लाइनें बन जाती होंगी। ऐसा कोई नियम में तो नहीं है कि दो अलग लाइनें बना दे, लेकिन बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मर्यादा है कि ना कि किसी भी महिला कोई भी महिला जो मंदिर में घुस रही है वो असहज ना महसूस करे। उसी तरह आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि महिलाओं से हाथ नहीं मिलाते हैं, तो वो अपनी एक मर्यादा बनाकर रखे हैं ताकि उनके सामने की महिलाओं को असहज ना महसूस हो। अब बहुत सारे पुरुष हैं, वो अपने माँ बाप के सामने गुस्सा नहीं होते हैं, भले उनको कुछ भी गुस्सा आ रहा हो, लेकिन किंतु माँ बाप के सामने जो भी बच्चे हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, कितना भी गुस्सा आ रहा हो, किंतु माँ बाप के सामने गुस्सा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक मर्यादा है। एक मर्यादा है कि तुम अपने आप को काबू में करके रखो। उसी काबू को करके रखने को कहा जाता है ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी।
और कन्वर्टेबल शब्द मतलब होता है सिनोनिम्स या फिर समानार्थी शब्द, दो ऐसे शब्द, दो ऐसे टर्म्स जिनका एक ही मतलब हो। तो यहाँ पे अब पैराग्राफ नंबर 3 का अब हम तुमको मीनिंग अब समझाते हैं। इसका मीनिंग में लिखा हुआ है कि जो सभ्यता है, सभ्यता का अर्थ ये होता है, सभ्यता का अर्थ होता है आचार संहिता, यानी कि मोड ऑफ कंडक्ट, कि कोई आदमी किस तरह से समाज में पेश आता है। ठीक है, वो जो तरीका से पेश आता है वो उस इंसान को अपना कर्तव्य का पथ दिखाता है। ठीक है, इतना समझ में आया कि सिविलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि इंसान को कर्तव्य पथ दिखाना और आचार संहिता दिखाना, कि आपको समाज में कैसे पेश आना है, और अपने अपने धर्म को, अपने अपने ड्यूटी, धर्म का मतलब ड्यूटी, अपनी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं उनको कैसे निभाना है। इसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। जो चीज़ इससे सिखाती है उसी को सिविलाइजेशन कहते हैं। अब आगे लाइन में लिखा हुआ है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, यानी कि अपना काम करना, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कि मर्यादा का पालन करना, दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है। अब ये बहुत ही गहरा मतलब है जिसका आप लोग को अभी शायद समझने का हो या ना हो, किंतु इतना आप समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि जिस आदमी के अंदर मर्यादा होगी वही अपने कर्म का पालन कर सकता है, वही अपने धर्म का पालन कर सकता है, वही चीज़ जो है सभ्यता सिखाती है। अब आगे लिखा हुआ है, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड आवर पैशंस। यदि आपको मर्यादित होना है, यदि आपको मर्यादा पुरुष होना है, तो आपको जो है अपने पैशंस, पैशंस मतलब होता है वासना, इच्छाएं, शरीर के अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती है। जैसे कि यदि आप बाजार में गए, चाट फुचका दिख गया तो आपको खाने का मन करता है, वो आपकी एक वासना है, आपके जीव की वासना है। आप कहीं बाजार में गए, कुछ बढ़िया कपड़ा दिख गया तो वो आपको खरीदने का मन कर गया, तो वो आपकी मन की वासना है। आप कहीं गए हैं पार्टी में, आप लड़का है तो आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप लड़की है तो आपको कोई लड़का पसंद आ गया, आप उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, वो आपके मन की वासना है, आपके मन की वासना है। तो इन सभी प्रकार की जो वासनाएं हैं इन पर आपको नियंत्रण करते हैं, तब आप एक मर्यादा पुरुष होते हैं। वासना कई प्रकार की होती है, केवल एक ही प्रकार की नहीं होती जिन्हें आप समझते हैं। वासना हर प्रकार की इच्छाओं को काबू कर अगर आप लेते हैं तो तभी आप मर्यादा पुरुष कहलाते हैं। अब आगे लिखते हैं, सो डूइंग वी नो आवर सेल्फ। इसमें लिखते हैं कि हम अपने आप को तभी पहचान सकते हैं जब हम मर्यादा का पालन करें। एक इंसान की जो पहचान है वो उसके संस्कारों से होती है, उसकी मर्यादाओं से होती है। वो अपने मन के ऊपर कितना काबू कर पाता है, अपने वासनाओं के ऊपर कितना काबू कर पाता है, अपने कामनाओं के ऊपर कितना काबू कर पाता है, उसी चीज़ से उस व्यक्ति की पहचान होती है। द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। जो गुजराती भाषा का शब्द है सिविलाइजेशन के लिए, उसका अर्थ होता है गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा आचरण। यानी कि गुजराती में अगर आप अच्छा आचरण बोलेंगे, उसी का अर्थ जो है सभ्यता होता है। गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण होता है। अब आगे गांधी जी लिखते हैं, इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया, as so many writers has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। तो यहाँ पे हमारे गांधी जी कहते हैं कि अगर सभ्यता की यही परिभाषा है, क्या परिभाषा है, कि सभ्यता का परिभाषा ये है कि लोग मर्यादा में रहे, गुड कंडक्ट यानी कि अच्छा आचरण करे, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करे। अगर यही परिभाषा है एक सभ्यता की,
तो इंडिया जो है, भारत जो है, हिंदुस्तान जो है, वो एक सभ्यता है, पहले से ही एक सभ्यता है और अच्छी सभ्यता है। और इस सभ्यता को दूसरे से सीखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ये जैसा है इसको वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो है मर्यादित हैं, संस्कार से बंधे हुए हैं, और कोई भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघता है, कोई भी अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघता है। सब अपने कर्तव्य, कर्म, धर्म सभी का पालन करते हैं। तो यदि इस तरह का समाज है तो इसे हमें किसी से सीखने की क्या ज़रूरत है? हम जैसे हैं वैसे ही सही हैं। तो यहीं पे हमारा वीडियो का पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 आपको कल सुबह 6 बजे अपलोड हो जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।